प्रिय छात्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एक और नए सेशन में। चलिए आज हम लोग लेके आ गए हैं साइंस का मोस्ट वीवीआई प्रश्न, टॉप 30 प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है कि बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना इनमें से कौन सा है? क्या आपका CaOH का होल 2 हो जाएगा, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, फिर कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, या फिर Ca यानी कैल्शियम हो जाएगा। तो आपको बुझा हुआ चूना बोला है, तो इस सवाल का जवाब दीजिए। तो देखिए आपका जो सबसे नीचे आपका ये है, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम बोलते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है गाइस। उसके आपका CaCO3, ये आपका किसका सूत्र होता है? संगमरमर का। किसका? संगमरमर। संगमरमर। उसके बाद आप अंडा जानते हैं, अंडा का बाहरी जो कवच होता है उसका भी यही होता है। और जो आपका ये CaO है, ये आपका क्या है? काली चूना है। CaO आपका क्या है गाइस? काली चूना। CaO आपका काली चूना है। तो आपको पूछा क्या था? आपको पूछा था कि बुझा हुआ चूना। तो देखिए आपका एक ही ऑप्शन बचा, कौन? ऑप्शन नंबर ए। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? CaOH का होल 2 यही हो जाएगा, क्या? आपका बुझा हुआ चूना। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं एक के बाद दूसरे प्रश्न में चलते हैं फटाफट। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरा में। तो देखिए प्रश्न संख्या दूसरा क्या है कि निम्न में कौन भस्म नहीं है? आपको नहीं पूछा है, भस्म नहीं पूछा है, तो आपको बताना कि भस्म नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड है, दूसरा है सोडियम क्लोराइड है, तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और तीसरा क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। आपको भस्म नहीं है बोला है। तो देखिए आप अगर दूसरा ऑप्शन देखिएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये वाला ऑप्शन देखिएगा क्या है? सोडियम क्लोराइड, तो ये आपका क्या हो जाता है? लवण हो जाता है। ये आपका क्या होता है? लवण होता है गाइज। ये आपका लवण हो जाता है। सोडियम क्लोराइड आपका, ये आपका क्या हो जाता है? लवण होता है। तो आपको क्या पूछा था कि कौन भस्म नहीं है? तो जो ये यही आपका क्या हो जाएगा? भस्म नहीं होगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 2 के बाद तीसरे प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या बोल रहा है देखिएगा। प्रश्न संख्या 3 आप लोग भी साथ में कमेंट देते चले, आप लोग भी आंसर देते चले कि जस्ता का अयस्क है। देखिए अयस्क से आपका एक सवाल हर हाल में बनेगा। अयस्क से आपका हर हाल में एक सवाल बनेगा गाइस अयस्क से। तो ये क्या बोला है कि जस्ता का अयस्क है। क्या आपका सिनाबार हो जाएगा, या फिर जिंक ब्लेन हो जाएगा, या फिर बॉक्साइड हो जाएगा, या फिर सोडियम क्लोराइड हो जाएगा? तो देखिए ये तो आपका सोडियम क्लोराइड, ये आपका साधारण नमक हो गया। ये आपका सोडियम जो क्लोराइड है ये साधारण नमक हो गया। उसके बाद बॉक्साइड जो है, ये बॉक्साइड आपका किसका अयस्क है? ये एल्युमिनियम का है, और एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 आप जानते हैं। जिंक ब्लेन जो है, जिंक ब्लेन यही आपका क्या हो जाता है? जस्ता का अयस्क हो जाता है। और सिनेबार जो है आपका, सिनेबार ये आपका किसका होता है? पारा का होता है। ये किसका अयस्क होता है? पारा का होता है। इन सभी चीज़ों को भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। तो इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा गाइस? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिंक ब्लेन हो जाएगा आपका जस्ता का अयस्क। चलते हैं इसके बाद चलते हैं कि प्रश्न संख्या 3 के बाद चौथा प्रश्न में फटाफट प्रश्न संख्या 4 में चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 बहुत आसान पूछा है, लेकिन बच्चा इसमें कंफ्यूज करता है। क्या बोला है कि सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन एक क्या है? क्या वो धातु है, या फिर अधातु है, या फिर उपधातु है, या फिर मिश्र धातु है? आपको बताना है कि सिलिकॉन क्या है, क्या धातु है, अधातु है, उपधातु या फिर मिश्र धातु? तो देखिए आपका सिलिकॉन क्या हो जाता है गाइस? ये आपका हो जाएगा क्या? ये आपका उपधातु हो जाएगा। उपधातु, उपधातु किसको बोलते हैं? जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण होता है उसको क्या बोलते हैं? उपधातु बोलते हैं। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग भी फटाफट आंसर देते चले, अपना अपना स्कोर आप लोग बनाते चले कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न है। क्या बोल रहा है कि अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? नहीं पूछा है, कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो देखिए आप जानते हैं अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। इसी को इथेनॉल या फिर अल्कोहल कहा जाता है। तो देखिए आप इसमें अगर देखिएगा अल्कोहल में आपका यहाँ पे कार्बन है, तो देखिए कार्बन पहला ऑप्शन में ये तो है गाइस। उसका दूसरा क्या आपका एथेनॉल में हाइड्रोजन है, तो आपका देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन भी है। एथेनॉल में आपका ऑक्सीजन है, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन भी है। लेकिन अगर आप एथेनॉल में देखिएगा नाइट्रोजन को देखिएगा, तो एथेनॉल में आपका नाइट्रोजन नहीं है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं फटाफट। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होगा? क्या फॉर्मिक अम्ल होगा, या फिर एसिडिक अम्ल होगा, या फिर टार्टरिक अम्ल होगा, या फिर लैक्टिक अम्ल होगा? तो आप लोग को बताते चलें कि लैक्टिक अम्ल आपका ये कहा, ये आपका लैक्टिक अम्ल किसमें? दही में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दही में पाया जाता है। आप इस सब चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा। आपका टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ये आपका इमली में पाया जाता है। किसमें गाइस? इमली में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। एसिडिक अम्ल आपका किसमें पाया जाता है? ये आपका सिरका में पाया जाता है। इन सभी बातों को भी आप नोट करते हुए चलिएगा। आपका फॉर्मिक अम्ल को ही क्या बोला जाता है? मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल का ही सामान्य नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल है। और फॉर्मिक अम्ल आप लोग किसमें पाया जाता है? लाल चींटी के डंक में। किसके? लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। लाल चींटी के डंक में पाया जाता है आपका फॉर्मिक अम्ल। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न अगला है क्या आपका? देखिए बहुत आसान सवाल है, बायो से है।
कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए स्वपोषी पोषण क्या होता है ना कि जो अपना भोजन खुद से बनाए, और अपना भोजन खुद से कौन बनाता है? सिर्फ पेड़ पौधा बनाता है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो उसके लिए आपका जिसमें क्या हो जाएगा ना, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा। तो देखिए जिसमें प्रकाश संश्लेषण होगा उसमें क्लोरोफिल होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी होगा, उसमें सूर्य का प्रकाश भी होगा। इसका मतलब स्वपोषी पोषण के लिए आपका ये सभी चीज़ों का होना अनिवार्य है, ये सभी चीज़ों का होना अनिवार्य है गाइस। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम लोगों का क्लास आप लोग को कैसा लगता है। आप लोग इसी तरह हम लोगों के साथ बने रहें। चलते हैं 7 के बाद 8वां प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या आपका है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप नोट कर लीजिएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम क्या होता है? Mg होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 हो जाता है। और इसका वैलेंसी की बात कीजिएगा तो इसका वैलेंसी कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। चलिए अब जानते हैं मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्या आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है, या फिर वर्नी लॉग में पाया जाता है, या फिर लाल रक्त कण में पाया जाता है, या फिर श्वेत रक्त कण में पाया जाता है? तो आपका मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है गाइस। किसमें? आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद 8 के बाद 9वां प्रश्न में चलते हैं फटाफट। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या बोल रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए? क्या इस्पात का उपयोग होता है, या फिर पीतल का होता है, या फिर नरम लोहा का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए आप जानते हैं जो चुंबक जो होता है, ये चुंबक इसमें 2 सिरा होता है, इसमें 2 ध्रुव होता है। एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल, एक को क्या बोलते हैं? साउथ पोल। देखिए एक जैसा अगर ध्रुव होगा तो वो एक दूसरे को क्या करेगा? एक दूसरे को आपस से दूर हटाएगा, और अलग अलग रहेगा तो उसको क्या करेगा? आपस में अट्रैक्ट करता है। तो एक इसमें अगर आप चुंबक में देखिएगा तो क्या होता है? एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। उसके बाद देखिए क्या है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, नरम लोहा का इस्तेमाल किया जाता है गाइस। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं फटाफट। चलते हैं अगला प्रश्न क्या है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? जब एक तार से आप विद्युत धारा प्रवाह कीजिएगा तो कौन सा कण गतिशील होता है? क्या परमाणु गतिशील होता है, या फिर आयन गतिशील होता है, या फिर प्रोटॉन गतिशील होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है? तो देखिए आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कक्षों में ना घूमते रहता है। तो आप जानते हैं कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसमें गतिशील कौन हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आप बताइए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतना प्रोटॉन पर भी चार्ज होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गाइस। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं फटाफट। जो अगला प्रश्न इसका क्या है? बोल रहा है कि ओम का नियम है। ओम साहब ने एक नियम दिया था, उस ओम का नियम क्या है? क्या V = IR है, या फिर V = R² I है, या फिर V = I² R है, या फिर V = I+R है? तो देखिए ओम का नियम आपका क्या बोलता है? V = I × R हो जाएगा। V = क्या हो जाएगा? I × R हो जाएगा गाइस। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसको आप नोट करते हुए चलिएगा। चलते हैं 11 के बाद 12वां प्रश्न यानी अगला प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या है? SI मात्रक से आपका हर हाल में सवाल आना जरूरी है। तो देखिए विभवांतर का बोला है ना, तो आपको बताते चले कि ये जूल जो है ये आपका किसका? कार्य और ऊर्जा का है। जूल आपका ऐसे मतलब किसका है? कार्य और ऊर्जा का। ये सब बात को भी आप नोट करते चलिएगा। उसके बाद एम्पियर जो है ये आपका किसका? विद्युत धारा का है। एम्पियर आपका विद्युत धारा का है। किसका गाइस? विद्युत धारा का क्या है? एम्पियर है। आपका वोल्ट और वाट आपका किसका है? शक्ति का है, यानी पावर का आपका क्या है? वाट है। और आपका बचा क्या? वोल्ट। ये वोल्ट ही किसका होता है? विभवांतर का ऐसे मतलब क्या होता है? वोल्ट होता है। चलते हैं इसके बाद 12 के बाद चलते हैं 13वां प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। देखिए प्रश्न संख्या 13 क्या बोल रहा है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर जो है उसका प्रतिरोध होता है। कैसा प्रतिरोध होता है उसका? आमीटर का प्रतिरोध हो जाता है क्या? बहुत छोटा होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि आमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है? बहुत छोटा होता है। चलते हैं इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। 13 के बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 14 में। फटाफट चलिए देखिएगा। अगला सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या बोल रहा है कि विद्युत बल्ब जो होता है उसमें एक फिलामेंट पाया जाता है। आप बल्ब को देखिएगा उसमें ना एक फिलामेंट होता है। वो निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो क्या वो तांबा का बना होता है, या फिर नाइक्रोम का, या फिर सीसा का, या फिर टंगस्टन का? जवाब दीजिए आप लोग जवाब दीजिए। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? देखिए बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आ रहा है। किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका? टंगस्टन का। देखिए इसका इसलिए बना होता है क्योंकि इसका गलनांक ना काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका गलनांक लगभग 5400 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। इसका गलनांक टंगस्टन धातु का, इसलिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट में टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसका सिंबल पूछे तो W हो जाता है। चलते हैं 14 के बाद चलते हैं 15वां प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या आपका बोल रहा है?
देखिए अगला प्रश्न है कि दांत का सबसे ऊपरी परत है, दांत का सबसे ऊपरी परत का क्या नाम है? क्या वो डेंटाइन हो जाएगा, या फिर इनामेल हो जाएगा, या फिर अस्थि हो जाएगा, या फिर क्राउन हो जाएगा? फटाफट जवाब दीजिए। और आप सबको पता है कि दांत कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। एक होता है इंसीजर, एक होता है कैनाइन, एक होता है प्रीमोलर, एक होता है क्या आपका मोलर होता है। दांत आपका 4 प्रकार का होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या बोला है कि सबसे ऊपरी परत ना, तो दांत का सबसे ऊपरी परत क्या हो जाता है? आपका इनामेल हो जाता है। और इनामेल ही शरीर का सबसे मजबूत अगर पार्ट पूछे, शरीर का सबसे मजबूत पार्ट वो इनामेल ही होता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं गाइस फटाफट। देखिए क्या बोला है कि आरबीसी की जीवन अवधि क्या होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये आपका क्या है? रक्त कणिकाएं हैं। तो देखिए आरबीसी की जीवन अवधि पूछा है, तो आरबीसी का जीवन अवधि कितने दिनों का हो जाता है? ये आपका 120 दिनों का हो जाता है। कितने दिनों का होता है गाइस? 120 दिनों का। 120 दिनों का होता है आरबीसी का जीवन अवधि। यहाँ से एक सवाल ये भी बन सकता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोला जाता है? तो आपका पलीहा को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? पलीहा को भी। इसको भी आप नोट करते हुए चलिएगा ताकि एग्जाम में अगर पूछे तो आपसे छूटे ना। चलिए इसके बाद चलते हैं 16 के बाद चलते हैं 17वां प्रश्न में फटाफट। इसके बाद अगला प्रश्न का आपका देखिए क्या बोल रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछा है। तो देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या आपका हुआ हो जाएगा? अस्थि कोशिका, या फिर हो जाएगा पेशीय कोशिका, या फिर हो जाएगा न्यूरॉन, या फिर हो जाएगा नेफ्रॉन। तो देखिए सबसे लंबी अगर बोला है तो सबसे लंबी कोशिका कौन हो जाएगा? आपका तांत्रिका कोशिका हो जाएगा। और तांत्रिका कोशिका को भी क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताते चले। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं फटाफट चलते हैं। देखिए अभी हम लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतना फायदा है। फटाफट आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते चले उतना आपके लिए परफेक्ट आप बनते जाइएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या 18वां नंबर कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। देखिए यहाँ पे बच्चा कन्फ्यूज किया जाएगा, एक क्या सबसे बड़ी और एक क्या सबसे लंबी। तो देखिए अगर लंबी पूछे तो आप क्या मारिएगा? तंत्रिका कोशिका में टिक मारिएगा। लेकिन अगर बड़ी बोले तो आप तंत्रिका कोशिका में टिक नहीं मारिएगा, बल्कि किस में मारिएगा? वो हो जाएगा आपका अंडाणु हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा गाइस? अंडाणु। और ये किसमें पाया जाता है? ये फीमेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? फीमेल में। चलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं पूछा है, तो आप चारों ऑप्शन में से देखिए कि कौन एक पादप हार्मोन नहीं है। तो देखिए पहला क्या एथिलीन, उसका दूसरा क्या साइटोकाइनिन, तीसरा आपका ऑक्सिन, और चौथा क्या आपका ऑक्सीटोसिन। तो देखिए आप जानते हैं एथिलीन इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है? फलों को पकाने के लिए। फलों को पकाने के लिए आपका कौन सा हार्मोन? एथिलीन, फलों को पकाने वाला हार्मोन, फलों को पकाने वाला हार्मोन। इसको आप याद रखिएगा, आप नोट करते हुए चलिएगा। उसका देखिए ऑक्सीटोसिन जो है आपका, ऑक्सीटोसिन यही क्या होता है? ये आपका क्या होता है? ये आपका पादप हार्मोन नहीं होता है। ये आपका पादप हार्मोन नहीं होता, बल्कि ये फीमेल में पाया जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मतलब ये रिलैक्सिन का काम करता है। ये किसका काम करता है? रिलैक्सिन का। चलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? क्या वो आपका दूरी की है, या फिर समय की, या फिर प्रकाश की, या फिर धारा की? तो देखिए जो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो प्रकाश वर्ष नाम सुन करके वो प्रकाश में टिक मार के आ जाएगा गाइस। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हमारे साथ जुड़े रहे। हम लोग हर तरह का सवाल आप लोग के लिए लेके आएंगे ताकि एग्जाम में आपका कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। तो प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है? वो आपका हो जाएगा किसका? दूरी का हो जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, फटाफट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए चलेंगे। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न ये भी फिजिक्स से है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन सब चीज़ों को आप नोट करते हुए चलिएगा। क्या है कि पारसेक इकाई है? पारसेक ये किसकी इकाई है? क्या ये दूरी की है, समय की है, प्रकाश की चमक की है, या फिर चुंबकीय बल की है? तो पारसेक जो भी है ये भी किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है गाइस? दूरी की इकाई है। इस सवाल का भी जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद 21 के बाद चलते हैं 22वां प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है? 22वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। देखिए अभी आपका आईपीएल चल रहा है, अभी आपका क्या चल रहा है? आईपीएल जो आप मैच देख रहे हैं, तो उसमें देखिएगा जब कभी विकेट जाता है या फिर छक्का वगैरह मारता है, तो उस समय देखिएगा वहाँ पे ना ध्वनि दिखाता है। ध्वनि इस तरह से एकदम ऊपर टेम्परेचर बढ़ते जाता है। खास करके जब विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी ग्राउंड में रहता है, उस समय ध्वनि कितना 120, यहाँ पे इस तरह लिखा रहेगा, डीबी लिखा रहता है। डीबी का मतलब क्या होता है? डेसीबल। डीबी का मतलब क्या होता है? डेसीबल। इसका मतलब ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है? डेसीबल में मापा जाता है गाइस। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मैच देखिए लेकिन उससे आप कुछ सीखिए भी। तो फिलहाल अभी आप लोगों के पास मैच देखने का वक्त नहीं है, अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए? पढ़ाई कीजिए। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं 22 के बाद 23वां प्रश्न में। इसके बाद अगला प्रश्न में चलते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है
क्या बोला है कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। परम शून्य ताप, देखिए ये सवाल बहुत वीवीआई सवाल है, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत वीवीआई सवाल है, एग्जाम में आने वाला सवाल है। ये सब सवाल आपके एग्जाम में हर हाल में पूछे जाएंगे और पहले भी पूछे जा चुके हैं बीपीएससी, खासकर तौर पर बीपीएससी में से सवाल। तो क्या बोले, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप पूछा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। -273 डिग्री सेल्सियस इस सवाल का जवाब हो जाएगा गाइस। चलते हैं 23 के बाद चलते हैं 24वां प्रश्न में। चलिए फटाफट देखिए 24वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि पानी का घनत्व डेंसिटी किस ताप पर अधिकतम होता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है, क्या 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 4 डिग्री सेल्सियस या फिर -4 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या करता है, बॉयल करने लगता है। इसलिए पानी का अगर बीपी पूछ ले मतलब बॉइलिंग पॉइंट, तो आपका क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए पानी का घनत्व अगर बोलेगा तो किस में सबसे अधिक होता है, वो आपका 4 डिग्री सेल्सियस में पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। इस सब क्वेश्चन को अपना नोट करते हुए चलिएगा। आप इसको अगर आप जानते हैं पहले से तो अच्छी बात है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस सब चीज़ों को तो आप इन सभी चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलते हैं 24 के बाद चलते हैं 25वां सवाल। 25वां सवाल क्या, देखिए बहुत लॉजिक वाला सवाल है, बहुत लॉजिक वाला सवाल है, बच्चा इसमें कंफ्यूज आ जाएगा। गुरु क्या है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा। देखिए जो फ्रिज है उसका दरवाजा अगर आप कुछ देर के लिए खुला छोड़ दीजिएगा, कुछ घंटों के लिए, तो कमरे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा। क्या कमरे का टेम्परेचर कम हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा या फिर वही रहेगा या फिर केवल रेफ्रिजरेटर के आसपास के क्षेत्र में घट जाएगा। तो देखिए बच्चा क्या करेगा ना, क्या जानता है कि रेफ्रिजरेटर से क्या निकलता है, ठंडी ठंडी हवाएं निकलती है। तो बच्चा क्या करेगा, सोचेगा कि इतना देर से अगर खुला है तो कमरे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। बच्चा ये सोचेगा, बिल्कुल नहीं गाइस, आपको कंफ्यूज जाना नहीं है। आप अगर क्या कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे तक खुला छोड़ दीजिएगा तो कमरे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि आपका रेफ्रिजरेटर किससे चलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से चलता है। किससे चलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये कार्बन ये बहुत खतरनाक होता है, आप जानते हैं, ओजोन लेयर को हानि पहुंचाने के लिए। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 25 के बाद 26वां प्रश्न में चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति। देखिए ध्वनि चैप्टर से आपका सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपका हर लेवल में हर कम्पिटिटिव सवाल एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है। क्या है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, क्या अनुप्रस्थ होती है या फिर अनुदैर्घ्य होती है या फिर विद्युत चुंबकीय होती है या फिर अपरगामी होती है। तो जवाब दीजिए फटाफट आप लोग। तो देखिए क्या हो जाएगा कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी अनुदैर्घ्य हो जाएगी गाइस। क्या हो जाएगी, अनुदैर्घ्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसको आप टिक कर लीजिएगा। चलते हैं इसके बाद 26 के बाद 27वां प्रश्न में। आज के सेशन का 27वां प्रश्न देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए यहाँ से आपका 3-4 सवाल बन सकता है इसी क्वेश्चन से। क्या है कि अपसरव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, अपसरव्य तरंगों की आवृत्ति क्या आपका 20 हर्ट्ज से कम होती है या 20 हर्ट्ज से अधिक होती है या 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है या फिर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। तो देखिए आपका श्रव्य जो होता है ना, ध्वनि सुनने का जो क्षमता होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है क्या, एक होता है अपश्रव्य, एक तो आपका यहाँ दिया हुआ है ही, एक होता है प्राश्रव्य और एक होता है कि आपका श्रव्य। एक होता है प्राश्रव्य और एक आपका कहता है श्रव्य होता है। श्रव्य मतलब जिसको आप सुन पाइएगा। तो जो सुन पाते हैं वो कितना होता है आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच को सुन पाते हैं। जो 20,000 से अधिक हो जाता है उसको प्राश्रव्य बोलते हैं और 20 हर्ट्ज से जो कम होता है उसको अपश्रव्य बोलते हैं। तो अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगी, 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगी गाइस। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद 27 के बाद 28वां प्रश्न। इसके बाद सिर्फ और 2 ही प्रश्न बचा हुआ है। देखिए क्या बोला है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, छाप लीजिए गुरु, आपके आगे में हर कम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल आपका बन सकता है। क्या बोला है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम दूरी यानी 16.8 यानी लगभग में 17 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए गुरु, 17 मीटर होना चाहिए। 17 मीटर से अगर कम हो जाएगा तो वो आवाज़ आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए सोनार से है। सोनार आप पढ़े हैं क्लास 10th में कि सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार का इस्तेमाल कहाँ होता है, क्या अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा होता है या फिर डॉक्टरों द्वारा होता है या फिर इंजीनियरों द्वारा या फिर नौ संचालकों द्वारा। तो देखिए आप जानते हैं कि सोनार का इस्तेमाल किसके द्वारा होता है, नावों में होता है, समुद्री जहाजों में होता है। तो वो कौन हो जाएगा आपका, नौ संचालकों के द्वारा इसका इस्तेमाल हो जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गाइस। चलते हैं इसके बाद आखिरी सवाल में आज के सेशन का। आखिरी सवाल क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
क्या बोल रहा है कि किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, क्या ठोस में या द्रव में या फिर गैस में या फिर वायु में। देखिए बच्चा क्या करेगा, जो अगर प्रैक्टिस नहीं किया ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न, वो क्या करेगा, आपका वायु टिक मार के आ जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ध्वनि जो सबसे तेज वो चलता है, सबसे पहले वो सबसे ज़्यादा आपका ठोस में चलता है, उसके बाद ध्वनि सबसे तेज, उसके बाद ठोस के बाद द्रव में होता है, उसके बाद फिर गैस में होता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए आज हम लोग कितना 30 प्रश्न लेके आए, बताइए 30 में से आप लोगों का कितना सही हुआ, आप लोग कितना प्रश्न का हल कर पाए, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी तरह आप लोग मेहनत करते चले और हम लोगों को प्यार देते चले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, जब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहे। बाय बाय।